morning, dear students. So today I will start my 5th lecture from the chapter NPO, and in this lecture I will explain the topic related to fund based accounting. So start करते हैं लेक्चर। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एनपीओ पढ़ रहे हैं। तो एनपीओज में हमारा जो फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका कोई मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो बैलेंस शीट बेस्ड होती है, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे बेस्ड होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होते हैं। तो फंड्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे फंड्स मीन अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कई फंड रिसीव होते हैं, मेंबर से बोल सकते हो या किसी ट्रस्ट से बोल सकते हो या किसी आउटसाइडर से बोलते हो, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा आए वो उसी स्पेसिफिक फंड के लिए ही यूज करें। तो फंड का क्या मीनिंग होता है? फंड एक ऐसी अमाउंट होती है जिसे हम एक साइड रख देते हैं एनपीओ में किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे अगर हम बात करें बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग के लिए उसे यूज किया जाएगा, या प्राइस फंड है तो प्राइस रिलेटेड टर्म्स, या टूर्नामेंट फंड है तो आपको उसे यूज जो करना है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसी के लिए आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो फंड्स का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी अमाउंट जो एनपीओ को रिसीव हुई है किसी ट्रस्टी से या फिर किसी और पर्सन से, और उस फंड को उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, ठीक है। Fund amount along with income earned fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received। अब जो भी फंड एनपीओ को रिसीव होता है, ठीक है, जो भी अमाउंट एनपीओ को या ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है, ठीक है, उससे जो भी इनकम होती है उस इनकम को जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने लिए यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कहने का ये है कि जो फंड अमाउंट होती है अगर उससे कोई इनकम अर्न की जाती है तो उसे किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे उसी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फंड अमाउंट अलोंग विद इनकम अर्न्ड ऑन फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन दोज विच इट इज रिसीव। कहने का ये है कि अगर हमें टूर्नामेंट के लिए फंड रिसीव हुआ है, पैसे आए हैं, अगर एनपीओ के पास पैसे आए हैं टूर्नामेंट फंड करवाने के लिए, तो वो उस टूर्नामेंट फंड को सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ही यूज कर सकता है, और उससे जो इनकम होगी वो भी टूर्नामेंट फंड में ही जाएगी, किसी और काम में उसे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कोई डोनेशन रिसीव हुआ है, डोनेशन रिसीव और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड, ठीक है। कोई डोनेशन रिसीव हुआ है और या कोई फंड रिसीव हुआ, उसे साइड में रख दिया जाता है अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, और क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ बात हो रही है कि फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन भी अगर रिसीव हुआ है ना, तो उसे अलग से ही रख लिया जाता है ताकि उसे उसी सेपरेट फंड में, यहाँ पे ये मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी टाइप का फंड रिसीव हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उससे रिलेटेड हमें कुछ डोनेशन भी अगर रिसीव हुआ तो उस डोनेशन को भी उसी फंड में आपको इंक्लूड करना है, उसे किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? यहाँ एनपीओ की बात है, नॉर्मली आपको समझाती हूँ कि अगर मेरा कोई एनपीओ का बिजनेस है, ठीक है, और मुझे एक टूर्नामेंट या बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं, स्पोर्ट्स के लिए मुझे कुछ पैसा रिसीव हुआ है, तो स्पोर्ट फंड के लिए अगर वो पैसा रिसीव हुआ तो मैं उस पैसे को स्पोर्ट फंड में ही रिसीव करूंगी, ठीक है। स्पोर्ट फंड के अलावा किसी और चीज में उसे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर उससे कुछ इनकम भी हो रही है या कुछ और एक्सपेंस किए जा रहे हैं तो उसको भी वहां से उसी फंड से क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर है सभी को?
चलिए, दीज फंड शोन इन द लाइबिलिटीज, और इन फंड को शो कहाँ किया जाता है, इन्हें लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है बैलेंस शीट में। जितने भी फंड्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी भी एनपीओ को रिसीव होते हैं तो उसे आपको कहाँ दिखाना है, उसे लाइबिलिटी साइड दिखाना है। और बैलेंस शीट, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम जितने भी फंड्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो दीज फंड शोन इन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। कोई भी फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम होती है तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट उसी स्पेसिफिक अकाउंट में, और कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसे क्या करना है, डेबिट। कहने का ये टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट, ये चीज सभी को याद रखनी है। जो भी पैसा स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, बिल्डिंग का पैसा है, बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग से रिलेटेड ही आप उसको उसी फंड में ट्रांसफर करोगे। या फिर प्राइस फंड से रिलेटेड पैसा है तो अगर प्राइस फंड में कुछ अमाउंट इनकम हो रही है तो उसे आपको क्रेडिट का मीनिंग क्या है, प्लस करना है। और अगर उस प्राइस फंड में से हम कुछ पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, डेबिट, उसी रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट से, ठीक है। इस टाइप से अकाउंटिंग व्हेन डन इन दिस बेसिस इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम क्योंकि बात कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो अगर इस टाइप से अकाउंटिंग की जाती है तो उस टाइप की अकाउंटिंग क्या कहलाती है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहलाती है, उस टाइप की अकाउंटिंग आपकी क्या कहलाती है, बस जब भी फंड से रिलेटेड पैसा आ रहा है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक फंड में, तो उस टाइप की अकाउंटिंग को आपको क्या बोलना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस टाइप के अकाउंटिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे कोई बिल्डिंग फंड है, ये भी एक तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही एग्जाम्पल। लाइब्रेरी फंड आया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई फंड आया है, या प्राइस फंड आया है, प्राइस रिलेटेड कोई फंड रिसीव हुआ, तो इन सभी की जो ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बैलेंस शीट में किया जाता है। और इस टाइप की फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम क्या, इस टाइप की अकाउंटिंग को, इन फंड्स रिलेटेड अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर, चलिए अगला है। अब जैसे मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जैसे हम मैं एक फंड को कैसे आपको लिखना है या कैसे लाइबिलिटी साइड आपको उसको एंटर करना है। बैलेंस शीट सभी को याद है, लाइबिलिटी साइड होती है, अमाउंट होती है, देन एसेट साइड होती है, अमाउंट होती है। तो हम लाइबिलिटी साइड में उसको कैसे एंटर करेंगे वहाँ पे ये बता रही हूँ मैं आपको। तो जैसे कि ओपनिंग मैच फंड, ओपनिंग मैच फंड का मीनिंग है मैच फंड का की जो अमाउंट है उसको लिखना है। अगर उस मैच फंड में कुछ इनकम हो रही है तो उसी मैच फंड में आपको उसको यूज करना है, और इस वजह से आप उसको क्या कर दोगे, उसी मैच फंड में ऐड कर दोगे। लेकिन और अगर कोई डोनेशन भी, फिर दोबारा कोई डोनेशन रिसीव हुआ, मैच फंड के लिए रिसीव हुआ, तो उसको भी आप वहीं पे ऐड करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मैच फंड की इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया है। अब कई बार क्या होता है, ये टर्म भी अभी डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे मैच फंड के लिए कुछ पैसा मिला हुआ है, जैसे किसी पर्सन ने मुझे मैच फंड के लिए 5 लाख रुपीस दिए हैं, तो उस 5 लाख रुपीस के लिए तो अभी तो हम मैच फंड ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, या किसी पर्सन ने मुझे बिल्डिंग के लिए फंड दिया हुआ है, 5 लाख रुपीस दिए हो कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो मैंने बोला उसे बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख में तो नहीं होगा, 8 लाख में बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कह रहा है, तो ठीक है, आप जब बिल्डिंग बनाने के लिए 8 लाख चाहिए तो आप उसे तब यूज कर लेना। अब मेरे पास वो 5 लाख ऐसे ही अगर पड़ा हुआ, तो मैं उसे अगर कहीं इन दिस टाइम पीरियड अगर मैं उसे कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देती हूँ, और उस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अगर वो 5 लाख रिसीव हुए और मुझे 3 लाख की और जरूरत है, जब 3 लाख रिसीव होंगे तभी मैं बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकती हूँ। इतने टाइम पीरियड पे मैं उस 5 लाख की अमाउंट को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकती हूँ ताकि मुझे कुछ इनकम हो सके। एनपीओ इस टाइप से भी कर देता है। तो अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह हो रही है और उस पर कुछ इनकम हो रही है, उस 5 लाख पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आप कोई एफडी करवा ली हमने, जैसे हम 5 लाख की अगर एफडी करवा ली तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इनकम है। तो वो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी हमें कहाँ पे ऐड करना है, उस बिल्डिंग फंड में ही ऐड करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैच फंड है, मैच फंड में अगर हमने उसको उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट को भी आपको उस मैच फंड में ही क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैच फंड से आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको क्या करना होता है, माइनस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जो कई बार मैच से रिलेटेड कुछ खर्चा भी किया जाता है तो हम स्पेसिफिक अलग से उसको नहीं करेंगे, उसी मैच फंड से उसे राइट ऑफ किया जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो भी बैलेंस आएगा वो लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा, ठीक है। इन दिस बैलेंस गोज नेगेटिव। अगर कई बार क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि मैच फंड के लिए जितना पैसा आया है उसे ऐड करने के बाद हमारे पास पैसा बच भी जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं और मैच फंड के लिए जो अमाउंट आई है वो कम हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इफ दिस बैलेंस गोज नेगेटिव देन इट इज टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा था ना, दो साइड्स होती हैं, एक होती है एक्सपेंडिचर साइड और दूसरी होती है इनकम साइड। तो अगर कोई नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे आ जाता है तो एक तरीके से हमारे लिए खर्चा हो गया एक्स्ट्रा, तो उसको हम कहाँ पे डेबिट करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड उसको शो करेंगे। क्लियर। चलिए सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स को आपको याद करना है जब भी आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग को करोगे। देयर इज नो यूज ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट इन द अबव कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, देयर इज नो यूज ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया बिल्डिंग के लिए पैसा आया था 5 लाख और मैंने उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको कहाँ दिखाना है, एसेट साइड, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक एसेट होती है, तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, हम शो करते हैं उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप एसेट साइड शो करोगे। लेकिन जो यहाँ पे कैलकुलेशन हमने करी है उस कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो देयर इज नो यूज ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड का अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसकी जो अमाउंट होगी वो आप एसेट साइड शो करोगे, बट उस कैलकुलेशन में आप उसको कहीं भी नहीं दिखाओगे, ठीक है। देन है इग्नोर बैंक बैलेंस और मैच फंड एज इट इज अपियर इन द एसेट साइड, ठीक है, ये वही चीज़ है। इग्नोर बैंक बैलेंस ऑफ मैच फंड एज इट इज अपियर इन एसेट से। अगर बैंक मैच फंड से रिलेटेड कोई भी बैंक बैलेंस बनाया या कोई रिकॉर्ड बनाया तो उसको भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ नो मैच फंड देन एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मैच इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कई बार क्या होता है, हमारे पास मैच फंड के लिए कोई पैसा नहीं है या फिर हमें मैच फंड के लिए कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। इन केस नो मैच फंड, कोई भी मैच फंड नहीं है लेकिन उस पर खर्चा हो गया है, तो उस खर्चे को आप, उसके लिए कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे डाल देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि एक एक्सपेंस है। अब जैसे मेरे को मैच फंड मेरे पास मैच फंड के लिए कोई भी पैसा नहीं है लेकिन मुझे मैच ऑर्गेनाइज करवाना है, तो मैच पे 1 लाख रुपीज समथिंग खर्चा हो गया, तो उस खर्चे को के लिए अगर मेरे पास मैच फंड होता तो मैं मैच फंड से उसे निकालती या फिर मैच फंड में उसकी अकाउंटिंग करते। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी मैच फंड नहीं है तो उस मैच फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको रिसीप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करना है, डेबिट साइड शो करना है। क्लियर। अब है आपका अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ, ऐसी एसेट जो किसी स्पेसिफिक फंड से क्रिएट की जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई फंड आया है और हमने उस फंड से कोई एसेट क्रिएट करी है, तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बिल्डिंग फंड बताया था आपको, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग फंड आया और मैंने कोई बिल्डिंग प्रिपेयर कर ली है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे, द अकाउंटिंग ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। किसी स्पेसिफिक फंड से कोई एसेट है, अगर किसी स्पेसिफिक फंड से क्रिएट की गई है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, ठीक। इफ एन एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड है, अगर कोई
एसेट किसी बिल्डिंग फंड से क्रिएट की गई है। मान लो हमने बिल्डिंग क्रिएट करी है, एसेट क्या बनाई है हमने, बिल्डिंग के लिए पैसा, बिल्डिंग फंड का पैसा है और हमने उससे एक बिल्डिंग प्रिपेयर कर ली है। तो उस बिल्डिंग फंड के पैसे को आप कौन से अकाउंट में, कौन से फंड में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल फंड में। ठीक है, जो भी जैसे कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है, बिल्डिंग के लिए किसी पर्सन ने फंड दिया हुआ है, तो अगर एनपीओ फर्म, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग उस पैसे से एक अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बिल्डिंग प्रिपेयर कर लेते, तो फर्म के लिए क्या है, वो बिल्डिंग एक एसेट है। तो उस एसेट को आप कौन सी साइड दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, और जितना पैसा हमने बिल्डिंग पे लगाया उसे बिल्डिंग फंड से राइट ऑफ करोगे, मीन्स माइनस करोगे, और रिमेनिंग बैलेंस जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल फंड में। एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी एसेट क्रिएट की जाती है स्पेसिफिक फंड, उसके अमाउंट के साथ, उस जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई है अगर, तो उस बिल्डिंग को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, 5 लाख कहाँ बना दोगे, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड उसको शो करोगे, और इसकी अमाउंट को उस फंड से माइनस करने के बाद एक फंड में आपको ट्रांसफर करना है, जिसको बोला जाता है कैपिटल फंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, एनपीओ हैज अ बिल्डिंग फंड, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको एक बिल्डिंग फंड रिसीव हुआ है, कितने का, 10 लाख का। एनपीओ है, इसे 10 लाख का बिल्डिंग फंड रिसीव हुआ है, और इट कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड स्पेंड ₹6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एनपीओ को 10 लाख बिल्डिंग फंड के रिसीव हुए, तो अब एनपीओ ने क्या किया, बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव हुआ था, तो उसने उसमें से 6 लाख किसी बिल्डिंग को बनाने में खर्च कर दिए। तो आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, जैसे मान के चल रहे हैं, दिस इज द बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी साइड हो गई, अमाउंट एसेट साइड। ठीक है, और ये हो गई आपकी अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखना, बिल्डिंग फंड के लिए पैसा कितना आया है हमारे पास, 10 लाख, वो लिख लो आप पहले। ठीक है, 10 लाख हमारे पास क्या आया है, पैसा आया बिल्डिंग फंड का, और उसमें से हमने एक बिल्डिंग क्रिएट करी है। ठीक है, एक एसेट है, ये भी कितने की करी है, जितना भी खर्च हुआ है, तो बिल्डिंग पे खर्च हुआ है, तो 6 लाख हमारे एसेट साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब 6 लाख क्योंकि खर्च हो गया, तो इस बिल्डिंग फंड में कितना लेस एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किया हमने, सॉरी, ठीक है, कितना खर्च किया, 6 लाख अगर मैं खर्च कर दूं, तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा बिल्डिंग फंड का, 4 लाख, 4 लाख ही बचेगा ना। अब ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, जैसे मान को चलो कैपिटल फंड होता है। ठीक है, हमारे पास एक कैपिटल फंड है, तो ये जो 6 लाख की अमाउंट है, इसे कहाँ ट्रांसफर कर देना है। देखो, अब बिल्डिंग अगर क्रिएट करी है, तो भले ही हमने बिल्डिंग फंड का पैसा यूज किया है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो क्या एक लाइबिलिटी होती है ना, कि हमें उसे 6 लाख हमने भले ही इस पैसे से बनाया, तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरीके से लाइबिलिटी। इस वजह से ये पैसा क्यों डाला जाता है कैपिटल फंड में, बिकॉज इट्स ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कितना ट्रांसफर हुआ है बिल्डिंग फंड से, 6 लाख। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट होगी तब आपको उसमें ऐड करके दिखाना, नहीं है तो यही अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है बिल्डिंग फंड। कोई भी आपको फंड मिला हुआ, अगर उससे कोई एसेट क्रिएट करे तो एसेट जितने की भी एसेट आपने क्रिएट करी है वो एसेट लिखनी है, उस फंड से वो माइनस करना है, और उस फंड को माइनस करने के बाद वो पैसा ट्रांसफर कर देना है कैपिटल फंड में। क्लियर? चलिए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी कैटेगरीज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
ताकि सभी बच्चों को किस टाइप के फंड्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है या फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये सभी बच्चों को याद है। ओपनिंग बैलेंस इनकम होगी तो ऐड करना है, डोनेशन अगर उसमें कुछ दिया है वो भी ऐड करना है, इंटरेस्ट हुआ एक्सपेंस हुआ तो माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे टूर्नामेंट फंड है, ठीक है, आंसर लेके चलते हैं। टूर्नामेंट फंड है हमारा, कितना है टूर्नामेंट फंड? टूर्नामेंट फंड है हमारा 2 लाख का। अब ध्यान से देखना, टूर्नामेंट फंड 2 लाख का था। टूर्नामेंट पे एक्सपेंसेस किए गए हैं 60,000 के, और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट कुछ रिसीव हुई है अमाउंट टूर्नामेंट से। ठीक है, तो ये एक तरीके का खर्चा है और ये एक तरीके से इनकम है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। टूर्नामेंट फंड थे 2 लाख के, प्लस ये ऐड लिख रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। क्या ऐड करेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड। ठीक है, कितना रिसीव हुआ है हमें टूर्नामेंट फंड से? 60,000। कितना रिसीव हुआ हमें टूर्नामेंट फंड से? 60 नहीं 80,000, वो तो एक्सपेंस था। टूर्नामेंट फंड से हमें 80,000 रिसीव हुआ है। ठीक है, अब एक एक्सपेंस भी है टूर्नामेंट एक्सपेंस के। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप क्या करते हो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप क्या करते हो? लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनस प्लस का साइन नहीं लगाना है, आपको सिंपल क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना होता है जब भी किसी टर्म को आप माइनस कर रहे हो। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 60,000। ठीक है, आप कैलकुलेशन करो। 2,80,000 थे। ठीक है, 2,80,000 में पहले हमने क्या ऐड किया? 80,000। तो कितनी अमाउंट हो गई? 2,80,000। 2,80,000 में से हमने 60,000 माइनस किया तो हमारी अमाउंट आ रही है 2,20,000। क्लियर? तो ये आपकी थी फंड बेस अकाउंटिंग। बैलेंस है ये आपका, बैलेंस इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, सभी को पता है ना, इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेके दे चलते हैं। बिलियर्ड एक्सपेंसेस हैं हमारे 25,000। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्सपेंसेस दे दिए, इससे रिलेटेड कोई फंड नहीं है। तो मैंने आपका बताया था आपको कि अगर कोई ऐसा खर्चा होता है जिससे रिलेटेड, अब मैच फंड होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ खर्चा ही है उसका, फंड से रिलेटेड ऐसे कोई टर्म नहीं है। तो अगर कोई खर्चा हो गया एनपीओ में मैच फंड से मैच एक्सपेंसेस रिलेटेड, लेकिन उससे रिलेटेड कोई फंड नहीं है, तो आपको डायरेक्ट उस खर्चे को कहाँ डालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। ठीक है, तो आपको इसको कहाँ दिखाना है? बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। ठीक है, शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कहाँ डालना है? और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको आता ही है, कैसे बनाते हैं हम? ये होता है जैसे एक एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, इनकम। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ है हमारे पास? हमारे पास 25,000 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बिलियर्ड एक्सपेंसेस मैच एक्सपेंसेस, पूरा लिखना है आपको। कितना हुआ? 25,000, यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला लेके चलते हैं, रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स 50,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। अब देखो, रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो है, उसकी टिकट बेच के पैसा आया है 50,000 का। ठीक है, और सिनेमा शो को ऑर्गेनाइज करने में हमने 15,000 खर्च कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे किसी रिसीप्ट है, एक्सपेंस है, लेकिन फंड का कहीं नामो निशान नहीं है इस कंडीशन में। तो मैंने आपको बताया था अगर फंड होगा तब उस फंड में एडजस्ट करना है, लेकिन अगर विदाउट फंड हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं और या रिसीप्ट कर रहे हैं तो उसको कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो रिसीप्ट हुई है तो आपको कहाँ डालना है रिसीप्ट को, रिसीप्ट जो ये रिसीप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स कहाँ डालना है, रिसीप्ट हुआ है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, रिसीप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, इसको कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसी तरह एक्सपेंसेस होंगे जो एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। ठीक है, तो उसको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट हुई है तो क्रेडिट मीन्स है हमारे लिए इनकम है, लेकिन जो खर्चा हुआ है उसको कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। ठीक है, अब अगला लेके चलते हैं, हमारा लास्ट है प्राइस फंड है हमारे पास 1 लाख का। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, प्राइस फंड अवॉर्डेड ₹20,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख। अब मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में आपको बता रही हूँ कि बैलेंस शीट में आप कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो टोटल प्राइस फंड का पैसा कितना है, प्राइस फंड कितना पैसा हमारे पास प्राइस फंड में, 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका इंटरेस्ट हमें ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन, ऐसे लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें, 10,000, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्राइस अवॉर्डेड एक तरीके का खर्चा है, उसे क्या कर दो, आपको लेस कर देना, प्राइस अवॉर्डेड। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, जो चीज आप खर्च कर रहे हो, कितनी खर्च कर रहे हो, हम यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं, प्राइस अवॉर्डेड कितना खर्च कर रहे हैं, 20,000 का, तो ये आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है कितनी, तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे प्राइस फंड में 4,000 लिख दे, तो यहाँ पे प्राइस फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 80,000। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको लिखना क्या है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लेना है आपको, कितना है हमारे पास, 80,000, इसको डाल दो एसेट साइड, ये एसेट हो गई, अमाउंट ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड, और ये हो गई अमाउंट। ठीक है, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है तरीके से। ठीक है, 80,000 यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें ले ली हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइस फंड का टोटल पैसा कितना था, 1 लाख। इंटरेस्ट जो आया था वो कितना आया था हमारे पास, 10,000, तो 1 लाख 10,000 हो गया, और उसमें से हमने प्राइस बांटे हैं 20,000 के, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 90,000, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइस फंड। आई होप सभी बच्चों को ये जो आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इजिली आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, कोई टफ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी उससे इनकम होती है उसे ऐड कर देना है, और जो भी उससे रिलेटेड खर्चे किए जाते हैं उसे वहां से लेस कर देना है। और लेकिन अगर कोई प्राइस फंड नहीं है तो वो सारी अमाउंट कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फंड जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको आपको यहाँ पे ऐड और प्लस माइनस नहीं करना है, उसको डायरेक्ट आपको एसेट साइड शो करना है। क्लियर, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।